हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन जयंती, अभी तो ठीक हूँ, पर क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कुछ अपने जरूरी कुछ पेपर्स थे और मैंने किसी डायरी में रखे थे। व्हेन आई सर्च दैट डायरी, उसमें मुझे वो पेपर नहीं मिले। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी अपने पापा को कॉल करके बताया कि मुझे वो पेपर मिल नहीं रहे, पापा वो कितने जरूरी थे मैं ये जानना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि अभी वो स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मेरी क्लास भी नहीं स्टार्ट हो पाएगी। पर चलो, क्या हुआ, वो डायरी 2 दिन पहले बानू ने उठाई थी, तो पेपर्स उधर दूसरे रूम में निकाल के रख दिए थे डॉक्टर साहब ने। फाइनली आई रश्ड टू दैट रूम, मैं उधर भाग के गई कि कहीं उधर मिल जाए, तो वो उधर पड़े थे। तो वापस कहते हैं ना, जान में जान आई, फिर वापस जान में जान आई कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को एआई के। ठीक है, हमारे कई टॉपिक्स है, जिसमें से एक टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा रहता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक्सपर्ट मशीन्स बनाने का काम करते हैं ना, रोबोट कह लीजिए। ठीक है, तो जो भी मशीन हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें एक नॉलेज बेस डालना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके वो मशीन बनती है, नॉलेज बेस डालना पड़ता है। तो बेसिक नॉलेज बेस होगा, फिर जाके वो मशीन उसके ऊपर बन सकती है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ वेज ऑफ नॉलेज हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इन एआई प्रोग्राम। नॉलेज को रिप्रेजेंट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी तो फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज को रिप्रेजेंट करना। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्यों करनी है? किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप सिंपल लगा लीजिए, आपको पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, टूथेक एंड कैविटी का। तो वो क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए हमें। ठीक है, पहली बात तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए थी उस क्वेश्चन के लिए। दूसरी बात क्या है, हमें मैकेनिज्म चाहिए अपनी नॉलेज को मैनिपुलेट करने का, था सो दैट हम उस क्वेश्चन पे लगा सके। एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको क्वेश्चन आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक गिविंग एविडेंस ऑफ कैविटी, ऐसे। आपको नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज ए एंड बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई योर नॉलेज बाय मैनिपुलेटिंग द नॉलेज। ठीक है, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथेक एंड कैविटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी। क्लियर हुआ? ये आपके पास नॉलेज थी, ये उस नॉलेज को मैनिपुलेट करने का वे है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स एआई कर रहे हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। पहले हमें लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए, फिर
मैनिपुलेशन दैट नॉलेज टू क्रिएट सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस नॉलेज को मैनिपुलेट करने का वे आना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट बात क्या है, नॉलेज किस किस तरह की हो सकती है। नॉलेज एक तो होती है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल का मतलब क्या है, जिसमें हम बातें करते हैं। लो, नॉलेज दो तरह की होगी। पहली है प्रोसीजरल, दूसरी होती है डेक्लारेटिव। प्रोसीजरल का मतलब है जिसमें हमें वे दिया हो किसी चीज को करने का। जैसे आप कहें हाउ टू ड्राइव अ कार, कार को कैसे चलाना है, तो उसका पूरा प्रोसीजर, दैट इज प्रोसीजरल नॉलेज। अगर हम कहें क्या ये सही या गलत है, दैट इज कॉल्ड डेक्लारेटिव, जिसका आंसर आएगा सिर्फ ट्रू या फॉल्स में। समझ लगी बात। प्रोसीजरल में तो हर चीज लिखी होती है, और जो डेक्लारेटिव है उसमें जस्ट आंसर आता है ट्रू या फॉल्स में, आइदर ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, अभी चेक कीजिए, इज दिस फाइन। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ जी, इतना क्लियर हो गया प्रोसीजरल एंड डेक्लारेटिव। ठीक है, तो ना जब ये स्टक हो जाए तो उस वक्त पता लगता है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो तुरंत आ गया, पायल, स्वाति, निवेदिता, अंजू, स्वरूपा, रीटा, स्मिता, प्रीति, कविता, बलविंदर, कोई रह ना जाए, मयूरी, देन सध्या, है ना, श्रद्धा, अश्विनी, सोनाली, शिव, रेखा। फिर आते हैं सामने। चलो, तो वी वर डिस्कसिंग कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के वेज क्या है। नॉलेज दो तरह से रिप्रेजेंट होती, प्रोसीजरल या फिर डेक्लारेटिव। प्रोसीजरल का मतलब क्या है, जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल लिखते हैं। जैसे कि हाउ टू ड्राइव अ कार, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो पूरे स्टेप बाय स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है डेक्लारेटिव। डेक्लारेटिव का मतलब क्या होता है, वेदर, जिसका आंसर हम दो चीजों में दें, या ट्रू या फॉल्स, दैट समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, दैट इज डेक्लारेटिव। हाँ जी, क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, इनफ्रेंशियल एडिक्वेसी, इनफ्रेंशियल एफिशिएंसी, acquisition efficiency. These are some properties. We will discuss all these properties. रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, आप इसके नेम से ही बता, एक बार रीडिंग लो शीट की।
हाँ जी, डन। इसका मीनिंग सिंपल है कि नॉलेज को जब भी रिप्रेजेंट करना है, सही करना है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शुड बी देयर। समझ लगी बात? ठीक है। अगर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोबोट में और हम उसको करेक्ट रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो नेचुरली सी बात है, अगर उससे हम कोई इन्फ्रेंस निकालना चाहेंगे वो भी सही नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी। फिर है इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, ability to manipulate knowledge represented to produce new knowledge। रिप्रेजेंट था जस्ट हमने लिखी थी अपनी नॉलेज। इन्फ्रेंस का मतलब क्या है? जो नॉलेज आपने लिखी है उससे एक नया इन्फ्रेंस निकालना जो कि सही हो। जैसे कि इट्स रेनिंग, इफ इट्स रेनिंग देन आई विल गो फॉर अ पिकनिक। तो इन्फ्रेंस क्या निकला? आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक, राइट? या फिर आई विल गो फॉर अ पिकनिक। आपको ये बात समझ आई? मैंने क्या कहा कि इट्स रेनिंग, मैंने एक और बात कह दी भी, इफ इट्स रेनिंग देन आई विल गो फॉर अ पिकनिक। फिर मैंने यहाँ पे क्या कह दिया? इट्स रेनिंग, इफ इट्स रेनिंग आई विल गो फॉर अ पिकनिक। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी? आई विल गो फॉर अ पिकनिक। ये इन्फ्रेंस निकला। डू यू अंडरस्टैंड? इन दोनों बातों से क्या है? ये इन्फ्रेंस निकला और ये बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी। मैंने क्या कहा था? अगर बारिश होती है मैं पिकनिक जाऊंगी, ठीक है ना? फिर साथ में मैंने ये भी कह दिया कि इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है अभी, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? कि मैं पिकनिक पे जा रही हूँ। क्लियर? बोलो। गुड। ठीक है ना? तो ये दोनों, ये रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी थी। पहले रिप्रेजेंट सही करना, फिर इन्फ्रेंस सही निकालना। आगे है इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी, ability to direct the inferential mechanism into the most productive direction by storing appropriate guides। inferential efficiency का मतलब क्या है? sometime you will get 2-3 inference। हम इन्फ्रेंस कौन सा निकालें? आपको कई टर्म दी हो सकती है, लाइक मैंने दे दिया, ये दे दिया, और इस तरह से कई और टर्म्स दी है। ठीक है। इनमें से हम कौन दो स्टेटमेंट को यूज करके इन्फ्रेंस निकालें? दिस इज इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी। हम इन्फ्रेंस किस तरह से निकालें सो दैट वो प्रोडक्टिव रहे? हाँ जी, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्विजिशन एफिशिएंसी, एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड। एक्विजिशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम या फिर रोबोट इस बात के लिए भी रेडी हो, पुरानी नॉलेज तो है, अगर बाद में उसको कभी भी कोई नॉलेज दी जाती है तो वो एक्वायर कर सके। एक्विजिशन एफिशिएंसी होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर? ठीक है। तो इन सब के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास लॉजिक होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन लॉजिक। प्रोपोजिशन लॉजिक इज अ वे टू रिप्रेजेंट नॉलेज। ठीक है। इसी तरह से प्रेडिकेट लॉजिक, दैट इज ऑल्सो यूज्ड। प्रोपोजिशन लॉजिक यूज किया जाएगा, ठीक है ना, रिप्रेजेंटिंग नॉलेज का एक वे है ये, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। Propositions can be formed by combining atomic positions। जो compositions है, ठीक है, उनको atomic propositions के साथ मिलकर बनाया जाता है। जैसे देखो, इट इज रेनिंग, उसको हम अकेला रेनिंग या फिर अकेला पी लिख सकते हैं। इट इज सनी, सनी को हम एस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज विंडी, इसको हम W के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखो,
इफ इट इज रेनिंग देन इट इज नॉट सनी, तो हमने इसको लिख दिया इस तरह से, दिस इज कॉल्ड प्रोपोजिशन लॉजिक, इसको ही प्रोपोजिशन बोलते हैं। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, इफ देन, ये हो गया इफ देन, इफ किसका, इफ रेनिंग देन नॉट सनी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो प्रोपोजिशन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, ये एलिमेंट किसका होता है, नेगेशन का, एंड का, और का, इम्प्लाइज का, बाई डायरेक्शनल का, ये होता है इफ देन का, जिसको मैं इम्प्लाइज बोलती हूँ, या इम्प्लीकेशन, इसका मतलब होता है इफ देन। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इन सभी को कनेक्टिव्स कहा जाता है। समझ आ गई बात, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं ना इन्फ्रेंस की, हमने अभी बातें की है, इन्फ्रेंस सही होना चाहिए, और मैंने इन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया भी है, एक एग्जांपल भी बताई थी, पी, पी इम्प्लाइज क्यू, तो इनसे इन्फ्रेंस अकेला क्यों निकला, मैंने सेंटेंस की हेल्प से आपको समझाया था। अदरवाइज मैं समझाती हूँ, इसको हम पी लिख सकते हैं, दूसरी टर्म को हम नेगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं, पी के साथ नेगेशन पी कैंसल, क्यू बचा, डन। ठीक है, इस इन्फ्रेंस का एक नेम है, इसका नेम क्या है, दैट इज मॉडस पोनेंस, ये इसका नेम है, आपको नेम भी पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है, जो कि डिटेल में आप अंडरस्टैंड करोगे डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की जब क्लास होगी आपकी मैथ की, उसमें करवाऊंगी मैं, क्लियर, ठीक है। ये देखो इन्फ्रेंस, एक एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे, तो ये है इन्फ्रेंस, इसको मैं समझा चुकी कि इसका आंसर क्यों आ रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहली टर्म पी, दूसरी टर्म क्या थी, पी इम्प्लाइज क्यू, बीच में एंड है, फिर इससे इन्फ्रेंस क्या निकला, क्यू का। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। पहला मेथड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का ये था, क्या, प्रोपोजिशन लॉजिक। दूसरा मेथड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का है सिमेंटिक नेट। सिमेंटिक नेट एक डायग्रामेटिकल अप्रोच है, ठीक है। सिमेंटिक नेट का मेन कंसेप्ट क्या है, मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द वे इट इज कनेक्टेड, वो डायग्राम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है वहां से मीनिंग निकलेगा सिमेंटिक का। जैसे मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मीनिंग क्या है, स्कूटर इज अ टू व्हीलर, राइट, टू व्हीलर इज अ बाइक, बाइक भी टू व्हीलर हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है, टू व्हीलर जो है एक मूविंग व्हीकल है, तो स्कूटर भी क्या हो गया, एक मूविंग व्हीकल, बाइक भी क्या हो गया, मूविंग व्हीकल। मूविंग व्हीकल के इंजन होता है, इट मीन स्कूटर हैज अ इंजन, बाइक हैज अ इंजन, ठीक है ना। मूविंग व्हीकल हैज ब्रेक, इट मीन स्कूटर हैज ब्रेक। तो मूविंग व्हीकल हैज इलेक्ट्रिकल इंजन, तो इसके साथ भी इलेक्ट्रिकल इंजन हो सकता है, फ्यूल सिस्टम होता है, तो इसके बाद दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक नेट, ये है डायग्राम। इन्फ्रेंस कैसे निकलेगा इसमें, देखो, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट कम्स फ्रॉम द वे इन विच इट इज कनेक्टेड। समझ लगी बात आपको, ठीक है। सिमेंटिक नेट में इंफॉर्मेशन जो है उसको हम सेट ऑफ नोड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सेट ऑफ नोड, ये नोड थी इस तरह से जो हमने लिखा हुआ था, सेट ऑफ नोड को आर्क्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ये नोड है उनका आपस में रिलेशन हमें इन आर्क के साथ विजिबल होता है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक नेट। हाँ जी, टॉपिक क्लियर सिमेंटिक का, ये भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का वे है, ओके। नेक्स्ट एक और वे है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, जिसको बोलते हैं फ्रेम्स,
ठीक है। फ्रेम्स का मतलब जस्ट ऐसे होता है, ऐसे टेबल सा बना लो, उसमें लिख दो चीजें। जैसे अब फ्रेम क्या है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड एसोसिएटेड वैल्यूज। इसको हम स्लॉट एंड फिलर के साथ भी बोलते हैं, ठीक है, स्लॉट्स एंड फिलर। ठीक है, स्लॉट एंड फिलर ये टर्म जो है फ्रेम के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है वो सुन लो। जैसे हम लोग एक टेबल नहीं बनाते, उसके ऊपर लिखते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, तो ये स्लॉट्स है। बीच में जो बच्चे का नेम, पापा का नेम, मम्मा का नेम आ जाएगा, वो फिलर्स है। तो फ्रेम में भी ऐसा ही होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे स्लॉट्स बना देते हैं, फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, स्लॉट एंड फिलर। समझ लगा? ठीक है। हर एंटिटी के लिए अलग फ्रेम बनता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार, इसका ये फ्रेम है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बुक, उसका फ्रेम अलग है, हर एंटिटी के लिए। Sometimes it represents the entity from a particular point of view. Single frame taken alone is rarely useful. एक अकेला फ्रेम कई बार कहते कम यूजफुल होता है। जब दो तीन फ्रेम आपके पास दिए हैं, उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है, इनके लिए फ्रेम तैयार किए जा सकते हैं। लाइक स्कूटर, स्कूटर का फ्रेम यहाँ पे तैयार हो जाएगा। टू व्हीलर है, ये है वो है, सारी प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद टू व्हीलर का, टू व्हीलर जो है उसके ब्रेक होते हैं, मूविंग व्हीकल है, इंजन है, ये है वो है। समझ लगी बात? ऐसे ही बाइक का। ठीक है, तो सभी के साथ अगर आप सभी को यूज कर रहे हो तो कोई इन्फ्रेंस आप निकाल सकते हो। हाँ जी, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है WFF, मीन्स टू से वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज का मतलब क्या है? Not all string can be represented proposition of predicate logic. ठीक है, जितने भी proposition है वो सारे predicate logic को define नहीं करते। Those which produce a proposition when their symbol are interpreted must follow the rule given below, and they are called well-formed formulas of first order predicate logic. सिंपल सी बात है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज क्या है? इनको रिप्रेजेंटेशन करने के, इनके रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स है। ठीक है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज किसको कहा जाता है? समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, जो कि वाई के साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक्स मतलब क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। ये प्रेडिकेट का कंसेप्ट है। मैं आगे कुछ ना कुछ लिखूंगी, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ऐसे सभी एक्स के लिए कोई वाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी से दैट अवर फैमिली लव्स अस, राइट? ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस हमारी फैमिली के लिए है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एवरीबडी लव्स समबडी, राइट? ठीक है, सो आवर पेरेंट्स, ठीक है, एवरीबडी, हर एक के लिए। ठीक है, अगर कोई पेरेंट है वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर कोई बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। तो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज आर यूज्ड वेयर वी कैन नॉट यूज प्रोपोजिशन लॉजिक। हम प्रोपोजिशन के साथ ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, जो स्टूडेंट है कविता, शी लव्स हर मदर। ठीक है, दैट इज प्रोपोजिशन। बट जब हम पूरे वर्ड के बारे में बताना चाहते हैं, वहां पे प्रोपोजिशन लॉजिक फेल हो गया और वहां पे हमें प्रेडिकेट यूज करना पड़ेगा इस तरह से। हाँ जी, समझ लगी बात? तो एक्स वाई यहाँ पे हमने वेरिएबल क्यों यूज किया है? क्योंकि एक्स वाई की जगह पे हम फ्यूचर में किसी का भी नाम फिट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज एनी टर्म, सिंपल। नेक्स्ट है, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स है इनके। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि यहाँ पे कुछ रूल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है? चलो रूल्स के ऊपर चलते हैं। So well-formed formulas are constructed using these rules. True and false are well-formed formulas.
अगर कोई चीज ट्रू है या फिर फॉल्स आ गई तो वो भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है। ईच प्रोपोजिशन कांस्टेंट, जो भी प्रोपोजिशन का कांस्टेंट आप लिख रहे हो या फिर उसके साथ आप प्रोपोजिशन वेरिएबल लिख रहे हो, ये वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला में आ सकता है। एटॉमिक फॉर्मूला अकेला ए और ए एंड ए, दिस एवरीथिंग वी कैन डिफाइन इन वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला। बट अगर साथ में हम इनके इस तरह से एक्स लिखना चाहें, दैट इज ऑल्सो वैलिड ड्यू टू प्रेडिकेट लॉजिक। समझ लगी बात? बोलो। ठीक है, तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में से हमें नॉलेज क्या है उसके बारे में तो थ्योरी में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इफ वी डिस्कस अबाउट प्रेडिकेट लॉजिक एंड प्रोपोजिशन लॉजिक, उसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डेप्थ में प्रेडिकेट के बारे में कुछ चीजें समझाने जा रही हूँ। प्रेडिकेट में जो क्वांटिफायर्स होते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दोस। ठीक है, मुझे बताओ आप रेडी हो? क्योंकि जो 30 मिनट की क्लास है उसमें या तो मैं थ्योरी का टॉपिक करवा सकती हूँ या फिर मैं इसी के रिलेटेड प्रेडिकेट का टॉपिक करवा सकती हूँ। बताओ। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, समझने के लिए रेडी है? और डेफिनेटली अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का आएगा। ठीक है, सो मैं एक फाइल इंक्लूड कर रही हूँ टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटिफायर्स या फिर प्रेडिकेट। स्टक क्या गया? ठीक है, गुड। इस शीट को बड़े ध्यान से रीडिंग लो जस्ट इसकी, आपको ना एक पता चल जाएगा कि 30 मिनट की क्लास में व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, रीडिंग ले ली। अगर फॉर ऑल है, बीच में एंड है, तो आप दोनों का फॉर ऑल अलग लिख सकते हो एंड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फॉर ऑल है, बीच में और है, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये इक्वल नहीं होता। दिस इज द स्पेशल केस। फॉर ऑल और के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं, देयर एग्जिस्ट एंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वो पेपर में आपसे वो चीज पूछेगा जो इक्विवेलेंट नहीं है, काफी हद तक ये चांसेस है, क्योंकि आप लोग फोकस नहीं करते। इसलिए देखने में लगता है कि मैम ये कौन सी बड़ी बात है, फॉर ऑल पी एक्स, ठीक है, और लिख दो क्यू एक्स। ठीक है मैम, ऐसे कर तो सकते हैं, देखने में तो लगेगा ठीक है कि ये हो सकता है। ऐसे ही फॉर ऑल एक्स पी एक्स, बीच में आ गया एंड, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? बोलो, देखने में लगता है ना, राइट? ठीक है, सो देखने में आपको लगेगा कि मैम ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, ये तो सेम ही है, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोगों को नेट के पेपर में भी उसने यही पॉइंट पूछा था, क्योंकि कभी भी ये चीज इक्विवेलेंट नहीं होती, नॉट इक्वल होती है। फॉर ऑल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड पर, देयर एग्जिस्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है और पर। तो आगे देखिएगा, मैं चेक करती हूँ अगर इसमें क्वेश्चन मिल जाए। ये देखो, दिसंबर 2019 में आपको यही क्वेश्चन आया है, फॉर ऑल और के साथ
and this are logically not equivalent. कहता बताओ मैंने सही लिखा है, ये दोनों इक्वल नहीं है. ऐसे ही कहता ये दोनों आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट. हमें देखना था ये सही है. देखो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है. हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो. फॉर ऑल एंड के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. इसी तरह से देयर एग्जिस्ट जो है वो और के साथ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आपको पॉइंट समझ आया ना कि अगर ऐसा एंड है, एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. राइट? ठीक है, तो कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे अब हम. बहुत सारी इसमें और एग्जांपल्स आएंगी. ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो बस बड़े ध्यान से गौर से क्लास को सुनना है और जो पॉइंट होंगे बाद में इनको लिख लेना है सो दैट पेपर में गड़बड़ ना करो. चलो स्टार्ट करते हैं क्वांटिफायर्स के कंसेप्ट के साथ. सबसे पहले क्वांटिफायर कितने तरह के होते हैं? बोलते रहो अगर पता है. 2 तरह के. गुड. कौन कौन से? कितनी ही क्लासेस में बता चुकी. यूनिवर्सल. यूनिवर्सल को हम इस सिंबल के साथ लिखते हैं उल्टी ए. एंड दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल. इसको हम उल्टी ई मतलब देयर एग्जिस्ट के साथ लिखते हैं. इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं. इस सिंबल को फॉर ऑल बोलते हैं. ठीक है, अब उसके बाद जब भी हम बताना चाहते हैं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कहूंगी? फॉर ऑल एक्स पी एक्स. जहां पे पी का मतलब स्टूडेंट्स है, हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं. जब मैं कहना चाहती हूं देयर इज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, तो आई विल यूज देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स. दिस इज फॉर स्टूडेंट. पी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो. तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1. देयर इज एटलीस्ट 1. देयर इज एटलीस्ट 1. ये मीनिंग है. जो फॉर ऑल था उसका मीनिंग क्या था? फॉर एवरी एक्स. इस तरह से. हाँ जी, टॉपिक क्लियर? इतना बेसिक डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए. वो होती है ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स. आप लोगों को पता ही नहीं कितने बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका. ऑर्डरिंग ऑफ क्वांटिफायर्स. बहुत बड़ी गड़बड़ करते हो आप लोग इसमें. ऑर्डरिंग ऑफ क्वांटिफायर हमें क्या कहती है? अगर आपके पास दोनों क्वांटिफायर सेम टाइप के हैं, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई. आगे पीछे लिख सकते हो. अगर आपके पास दोनों देयर एग्जिस्ट है तो आप इनको भी इस तरह से लिख सकते हो. समझ आ गया? क्या समझ आया? कि सेम टाइप के जो है ऑर्डर, सेम टाइप का जो है इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं ना. यस, कम्यूटेटिव. आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर डजंट मैटर. क्लियर? ठीक है, सेम टाइप में. लेकिन अगर फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई है, इसको आप देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई नहीं लिख सकते. ये इक्वल नहीं होता. चेक कर लो इसको दोबारा से. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते होते हैं इसको.
अगर याद हो ना, अगर 4+5 है, मैं इसको 5+4 लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका आंसर भी 9, इसका भी 9 आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कब करती है? जब दोनों क्वांटिफायर सेम नस्ल के हों। अगर वो दोनों डिफरेंट है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। हाँ जी, टॉपिक क्लियर? ठीक है, गुड, ठीक है। एक बार मैं एंड पे एक फाइल इंक्लूड करके एक दो क्वेश्चन बता दूं, फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है इस टॉपिक के ऊपर। इसको चेक करो। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन था नहीं, पर कुछ हद तक वैसा भी है। व्हाट इज गिवन? x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये गिवन है। ठीक है, कहता दो क्वांटिफिकेशंस मैं कर रहा हूं, ये दोनों, और आपको बताना है कौन सी क्वांटिफिकेशन करेक्ट है। पहली क्वांटिफिकेशन ये है फॉर ऑल x फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट z। दूसरी है देयर एग्जिस्ट z आगे फॉर ऑल x फॉर ऑल y। कई स्टूडेंट को लगेगा ये तो सेम है, सेम नहीं है। पहली बात तो इज दिस फाइन? ठीक है, अब नेक्स्ट सुनो, डिफरेंस समझना मेरी बात की तरफ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देयर एग्जिस्ट z, एक कोई z है, मैं उस z को 4 ले लेती हूं सभी x के लिए, सभी y के लिए। क्या ये सही है? क्या सही आएगा आंसर? बोलो। मैंने पहले फिक्स कर दिया देयर एग्जिस्ट z, कोई एक ऐसा z है, वो सभी x सभी y के लिए वैलिड है। आप खुद सोचो, क्या ये सही आंसर आ रहा है? वी आर नॉट गेटिंग सेम आंसर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। अब इसको रीड करते हैं। सभी x सभी y के लिए कोई ना कोई z एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा z कर रहा है यहाँ पे? 13। x की कोई और वैल्यू ले रही हूं, सभी x सभी y के लिए कोई z एग्जिस्ट करता है, इसके लिए कौन सा है? 9। अब डिफरेंस समझे? what we have done in this, our z was depending upon xy because it was following xy। इसमें हमने z पहले फिक्स कर दिया, ये गड़बड़ थी। दोनों में देखने में स्टूडेंट को लगता है दोनों सेम है, मैम दोनों आंसर आ जाएगा। पहली बात तो दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, और वो कौन सा एक आएगा? कौन सा आ रहा है? इफ वी वर यूजिंग दिस, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट z, एक कोई z पड़ा है, मैंने उस z को फिक्स कर दिया कि वो कौन सा z है? 100 सभी x सभी y के लिए, 50 25। इज दिस वैलिड? नो। इधर क्या है? सभी x सभी y के लिए कोई ना कोई z एग्जिस्ट करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग आएगा बिकॉज वो उनको फॉलो कर रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, बी ऑप्शन। हाँ जी, टॉपिक समझ लगा आपको? वेरी नाइस। और क्वेश्चन भी चेक कर रही हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, आगे की क्लासेस में इंक्लूड कर लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहती थी
कि किस तरह का पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है, तो वो चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है आई गेस, राइट? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट डिस्कशन के ऊपर। सो कास्केडिंग जो है वो सेम जो है क्वांटिफायर, उनकी जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम सेम की। नेक्स्ट एक होता है हमारे पास क्वांटिफायर जिसको बोलते हैं यूनिक एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, अब ये यूनिक एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है, इसको सिंबल क्या है? इसका सिंबल है दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन एक्स, फिर पी एक्स। इसका मतलब है देयर इज एग्जैक्टली वन एक्स पी एक्स। एग्जैक्टली वन। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये, डन, गुड, ठीक है। आगे इसका यूज भी करेंगे। एग्जिस्टेंशियल, अगर कभी भी यहाँ पे ये साइन आ जाए तो वो होता है एग्जिस्टेंशियल यूनिक। देयर एग्जिस्ट के साथ ये सिंबल आ गया ना, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन। हम क्या कहते थे, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कोई एक है, ये कहते थे कोई एक है। अब इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड है वो एक, जो कोई एक है वो फिक्स्ड है। क्लियर, यस, पर्टिकुलर। हाँ जी, डन। वेरी नाइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, जब भी हम फॉर ऑल एक्स पी एक्स का नेगेशन लेते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैम ब्रैकेट तो थी नहीं, फिर हमने पी एक्स का नेगेशन क्यों लगाया। आप खुद सोचो, जो फॉर ऑल एक्स है उसकी अकेले की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने क्या कहा, सभी बच्चे। कौन से सभी बच्चे? मेरी क्लास के सभी बच्चे, सिंपल। इसी तरह से देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स अगर लिखा है, दिस इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स। हाँ जी, समझ लगा? ठीक है, अब नेक्स्ट बात समझ लो जिससे आप काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझोगे। अगर कभी भी लिखा है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो मैं फॉर ऑल हटाना चाहती हूँ, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, P1 एंड P2 एंड P3। मतलब मैं एक्स का नेम लिख दूंगी कि मेरी क्लास के रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 10, ऐसे लिख सकती हूँ ना। आप आगे भी सुनो, अगर मुझे इसका नेगेशन लेना हो फॉर ऑल एक्स पी एक्स का, तो मैं राइट हैंड साइड पे भी तो नेगेशन लिखूंगी इस तरह से, राइट? सहमत हो? ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे, जब मैं ये नेगेशन अंदर लेकर जाऊंगी क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P1 और नेगेशन ऑफ P2 और नेगेशन ऑफ P10। ठीक है, और क्या होता है अगर कहीं पे और आ जाए, अगर देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स होता, वो क्या होता, P1 और P2 और P10 होता, और ठीक है ये होता। तो अब ये और है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, देयर एग्जिस्ट एक्स
नेगेशन ऑफ px. डू यू अंडरस्टैंड? आपको बात समझ आई कि ये चीज हमारी इसके इक्वल हमने लास्ट शीट पे डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आपको, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि अगर कभी भी आपको ये गिवन हो, ये किसके इक्वल होता है, देयर एग्जिस्ट x नेगेशन ऑफ px. नाउ आई हैव प्रूव्ड दैट, अब मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया वो कि ऐसे कैसे होता है. हाँ जी, टॉपिक क्लियर? वेरी गुड. फिर इसके बाद नेक्स्ट शीट आ जाती है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वांटिफायर ओवर ऑपरेटर. ये जो शीट है आपके सामने, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिफायर, या डिस्ट्रीब्यूटिंग ही लिख लो, क्वांटिफायर. क्वांटिफायर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए, ओवर ऑपरेटर एंड और किसी ऑपरेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो जो और है वो एंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है. आपने नोटिस किया, मैंने फॉर ऑल के लिए अभी आपको समझाई थी एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो, फॉर ऑल के लिए मैंने एंड लिखा था, देयर एग्जिस्ट के लिए मैंने और लिखा था. आप समझे इस बात को? बोलो. ठीक है, तो आप क्या समझे, फॉर ऑल एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और के ऊपर नहीं होगा. देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड के ऊपर नहीं होगा. दिस इज द कंसेप्ट. हाँ जी, डन. बस यही थे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं. हाँ जी, रह जाएंगे. गुड. ठीक है, अब क्वांटिफायर्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये क्वेश्चन आपको नवंबर 2020 में आया था. लिखा क्या है, एफ एक्स इज माई फ्रेंड. ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स इज माई फ्रेंड. पी एक्स का मतलब क्या है कि वो एक्स जो है वो परफेक्ट है. तो हम क्या कहना चाहते हैं, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट परफेक्ट. सम के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स. कुछ ऐसे एक्स है जो कि मेरे फ्रेंड भी है एंड साथ में वो परफेक्ट भी नहीं है. यही पूछा था उसने. इसकी रिप्रेजेंटेशन बताओ क्या होगी. ये होगी बी ऑप्शन. आप देखो, आप रीडिंग ले लो. ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल मेरे सारे दोस्त, वो सम की बात कर रहा है, सभी की तो बात ही नहीं कर रहा. ये क्या कह रहा है, इसने क्वांटिफायर ही नहीं लिखा, ये दोनों ऑप्शन खत्म. समझ पा रहे हो आप? क्वांटिफायर नहीं लिखा दूसरे ने, पहले में फॉर ऑल लिखा है, हमें सम चाहिए. सम के लिए देयर एग्जिस्ट यहाँ पे है. इसने क्या कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त है. इसने कहा मेरे दोस्त नहीं है एंड वो परफेक्ट भी नहीं है. ये है, मेरे दोस्त है एंड वो परफेक्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. बोलो जी, क्लैरिटी हुई? वेरी गुड. इसी तरह से नवंबर 2020 का हमें कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन था कि जो क्लॉज होती है कंसेक्यूटिव नॉर्मल फॉर्म में, जो क्लॉज होती है, ये क्लॉज थी, ये क्लॉज थी, ये क्या होती है, व्हाट इज दिस, डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स बोलेंगे ना. समझाया भी था आप लोगों को डिटेल में, राइट?
हम्म, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी, क्लियर इतना सभी स्टूडेंट्स को? ये क्वेश्चन भी देखते हैं एक। ये क्वेश्चन चेक करो। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में आया था, फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन इस बार जो अभी आपका पेपर हुआ था 2021 में। ठीक है, देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर्स बोथ इंडिया एंड नेपाल। एक ऐसा कंट्री है जिसकी बॉर्डर इंडिया एंड नेपाल दोनों कंट्रीज के साथ लगती है। ठीक है, सो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं गिवन, तो हमने उस कंट्री के बारे में लिख दिया, देयर एग्जिस्ट सी, कंट्री सी। ठीक है, कंट्री सी दैट बॉर्डर्स, जिसकी बॉर्डर जो है इंडिया के साथ लगती है। बॉर्डर सी का किसके साथ लगता है? इंडिया के साथ। फिर बॉर्डर सी का किसके साथ लगता है? नेपाल के साथ। दोनों के साथ लगता है, इनके बीच में एंड आ जाएगा। समझ गए आप? देखो, बॉर्डर ऑफ कंट्री सी, बॉर्डर ऑफ सी इंडिया एंड नेपाल, सही है ये तो। आगे देखो, बॉर्डर ऑफ सी, कंट्री का बॉर्डर इंडिया एंड बॉर्डर ऑफ सी नेपाल के साथ लगता है, ये भी सही है। ये क्या लिख रहा है? देयर एग्जिस्ट सी, बॉर्डर कंट्री सी, इंडिया एंड नेपाल, ये तो गया, ये तो सही प्रेडिकेट ही नहीं है। फिर देयर एग्जिस्ट सी, बॉर्डर सी, ठीक है, दिस से सही, यहां तक सही है। अब चेक करो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सेम है। अगर आप चेक करें, योर फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन सेम, थर्ड गई, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। बोलो चेक किया या नहीं? अगर आएगा तो आंसर ये दोनों ऑप्शन आएगा, नहीं तो ये अकेला आएगा। बात समझ आई? फिर क्या हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, मीनिंग तो सेम निकल रहा है ना। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सेम है, इट मींस सी ऑप्शन ही, डी ऑप्शन ही आंसर बनेगा, क्योंकि दो ऑप्शन वाली चीज तो दी नहीं। नेक्स्ट बात सुनो अब, और सी डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। अब कैसे? देयर इज अ कंट्री दैट बॉर्डर, एक ऐसा देश है जिसकी इंडिया एंड नेपाल के साथ बॉर्डर लगती है। अगर आप ए को चूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या निकलेगा? अगर कोई कंट्री है, इफ देयर इज अ कंट्री, अगर कोई कंट्री है तो उसकी बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान के, नेपाल के साथ लगेगी। ये मीनिंग निकला इसका। अगर कोई कंट्री है, इसने क्या कहा? एक ऐसा कंट्री है। इसने क्या कह दिया? अगर ऐसा कंट्री, कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री आ जाए ना, ये उसका बॉर्डर इंडिया एंड नेपाल के साथ लगाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमारे क्वेश्चन में ऐसा कोई क्लेम नहीं है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ कंट्री, एक कंट्री है जिसका बॉर्डर, ये आंसर इसका आएगा, बिकॉज कंट्री है एंड उसका बॉर्डर इंडिया एंड नेपाल के साथ लगता है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समटाइम ए लगता है, मुझे भी ए लगा था, ठीक है, स्टार्टिंग में, पर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है इफ देन की। ठीक है ना, इम्प्लाइज का मतलब इफ देन होता है, तो ये तो रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि अगर कंट्री है। क्लियर?
वेरी नाइस, गुड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आगे की क्लासेस में भी हम साथ साथ में जहां पे जरूरत होगी, जहां पे टाइम होगा, डिस्कस करेंगे उनको डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1 मिनट के लिए, हाँ, और साथ में आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर रही हूँ। बुक अ सेशन विद योर मेंटर एंड वाइप ऑल योर स्ट्रेस अवे, बुक योर सेशन नाउ. So this is a one-to-one live mentorship program on an academy in Iconic subscription. If you want to check, your link of this is given in your description box. ठीक है, चलिए बैक टू योर टॉपिक। ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स यूज की है। अ पर्सन हु इज रेडिकल इज इलेक्टेबल इफ ही शी इज कंजर्वेटिव बट अदरवाइज इज नॉट इलेक्टेबल। ये वर्डिंग है, इस वर्डिंग को हमें बताना है कौन सी एजर्शन ट्रू है। ठीक है, इस वर्डिंग के लिए। ठीक है, क्लियर। अब इनमें से ट्रू या फॉल्स ढूंढना है, दिस इज योर होमवर्क। करेंगे? ठीक है, हाँ, तो इसको सिंपलीफाई कीजिएगा और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु इज रेडिकल इज इलेक्टेबल, ही इज शी इज कंजर्वेटिव, क्या ये वर्डिंग है क्या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट हमारी और कोई क्लास नहीं है। मैं हो सकता है कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दूं। ठीक है, मॉर्निंग में 6:30 AM tomorrow we have a class, also 4:30 PM for tomorrow. हाँ, ये आइकॉनिक के लिए है। ठीक है, I received this to share with you all and मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, नहीं आज 4:30 नहीं है, आपका स्ट्रेस चल तो रहा है क्लास में। ठीक है, हमारा स्ट्रेस कौन सुनेगा। तो ये आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। ठीक है, तो उसमें 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है और उनमें जो ये मेंटरशिप है, इसके एजुकेटर भी डिफरेंट है। वी आर नॉट इन दिस लाइव 1-to-1 मेंटरशिप। ठीक है, जो प्लस एजुकेटर्स है वो नहीं है। ठीक है, चलिए, जिन्होंने लिया हुआ है आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, प्रीति। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, सिमरन, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में मॉर्निंग 6:30 AM। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।